it can only be used with a local variables. ठीक, पर ये फीचर JDK 11 का है, तो मैं जरा 14 का पाथ सेट कर देता हूँ. सेट colon program files 40 आ गया, तीनों वैल्यूज आ गई. लेकिन अगर मैं क्लास लेवल वेरिएबल को ऑन कर दूं, सिंटेक्स इट्स अ कंपाइलेशन. var is not allowed here. var is not allowed. ठीक, और ये डेटा टाइप आपको JDK 11 से दिया गया है. आप दोनों को जल्दी से कॉपी कर लीजिए. फिर हम अगला ब्लॉक डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक ब्लॉक. डन. यस सर. और अब हम एक और अनदर ब्लॉक डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक ब्लॉक.
ठीक, अगर हम अपनी क्लास के अंदर एक और ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस लगा दें और उसके ऊपर नाम लिख दें स्टैटिक, देन इट विल बिकम स्टैटिक ब्लॉक। तो चलिए पहले हम इसकी नीड पैदा करते हैं कि हमें स्टैटिक ब्लॉक की जरूरत कहाँ पड़ती है, या ये कॉन्सेप्ट हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों बनाया गया, और फिर इसे हम डिस्कस करेंगे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स सी। हमने एक क्लास बनाई टेम्प, इसके अंदर एक स्टैटिक डाटा मेंबर को डिफाइन कर दिया और उसमें वैल्यू डाल दी 10। ये क्लास हमने बंद कर दी। ठीक, अब हम एक और क्लास बनाते हैं temp1। इसके मेन मेथड में जाते हैं psvn, और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि किसी भी क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर्स को अगर आप अनदर क्लास में यूज करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से क्लास के नाम से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने लिखा sop temp.x। ठीक, फिर मैंने एक और क्लास बनाई temp2 psvn sop, और इसमें भी इस x को प्रिंट कराया। ठीक, अब हम सबसे पहले अपनी temp1 क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही हम इस temp1 क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे, JVM मेन मेथड चलाएगा, फिर SOP स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेगा और SOP के अंदर से सबसे पहले मेन रीड करेगा इस temp क्लास को। जैसे ही मेन फंक्शन यानी कि JVM इस temp क्लास को रीड करेगा, अभी उसने डॉट को एक्सेस नहीं किया, सिर्फ temp का एनकाउंटर किया, वो फटाक से इस क्लास को मेमोरी में लोड कर देगा। लोड होते ही x पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे के सारे स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्लास के लोडिंग टाइम पे पैदा होते हैं। पैदा होते ही ये इनिशियलाइज हो जाएगा 10 से। जब ये क्लास मेमोरी में लोड हो जाएगी, x मेमोरी में आ जाएगा, उसके बाद हमारा JVM इस डॉट को एनकाउंटर करेगा और फिर x को प्रिंट कराएगा। तब तक तो x मेमोरी में आ चुका होगा और इसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब हम temp2 क्लास को चलाते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी होगा। JVM सबसे पहले मेन चलाएगा, मेन के अंदर फिर SOP स्टेटमेंट को, फिर वो इस temp क्लास को फिर से एनकाउंटर करेगा, फिर से क्लास मेमोरी में लोड होगी, फिर से x पैदा होगा और उसमें वैल्यू 10 आ जाएगी, और जब ये क्लास लोड हो जाएगी, x पैदा हो जाएगा, तब वो डॉट एन को इंटरप्रेट करेगा और इस x की वैल्यू को प्रिंट करा देगा और 10 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इस x को 100 क्लासेस में भी यूज करूंगा तो हर बार मुझे x की वैल्यू 10 मिलेगी। ठीक, इसे हम कहते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर। But I just want to initialize the static data members dynamically. मैं चाहता हूं जब जब ये x पैदा हो, जितनी बार भी, every time it should have a different value. ठीक, इसमें सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जबकि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पैदा होता है तो भी 10 आता है, यहाँ पैदा होता है तो भी 10 आता है। जब यहाँ एक्सेस होंगे तब भी ये पैदा होगा, जब यहाँ से एक्सेस करोगे तब भी ये पैदा होगा। तो एवरी टाइम व्हेनेवर इट इज क्रिएटेड इट शुड हैव अ डिफरेंट वैल्यू। ठीक, और अभी इसकी स्टैटिक वैल्यू आ रही है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डायनेमिकली इनिशियलाइज करना चाहता हूं। आई वांट टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डाटा मेंबर्स
डायनेमिकली, और इसकी हमें जरूरत भी पड़ती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एम्प्लॉय क्लास डिजाइन करना सिखाया था और उसमें हमने एक स्टैटिक डाटा मेंबर लिया था सी नेम, और मैंने उसमें इनिशियली डाल दिया था टीसीएस। अब ये हमने एम्प्लॉय को मैनेज करने वाला एक सॉफ्टवेयर बनाया था। अब लेट अस सपोज ये अपना प्रोडक्ट आपने एचसीएल को सेव कर दिया, सेल कर दिया। ठीक, तो जब एचसीएल वाले से चलाएंगे तो उन्हें कंपनी की नजर आएगी टीसीएस, क्योंकि आपने तो यहाँ उसे हार्ड कोड कर दिया था। तो आप चाहेंगे जैसे ये सॉफ्टवेयर चले हम इस डाटा मेंबर के अंदर एचसीएल डाल दें और फिर पूरे प्रोजेक्ट में ये एचसीएल यूज होता रहे। तो हर बार जब भी ये चले हम जो कंपनी डाले ये उसी को प्रिंट करना शुरू कर दें। तो इसका मतलब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डायनामिकली इनिशियलाइज कर। सो मैं इसे यहां पर इनिशियलाइज करना नहीं चाहता हूं। मैं इसे यहां पर सिंपली नॉर्मली डिफाइन करना चाहता हूं लाइक दिस, स्टैटिक इंटीजर एक्स लाइक दिस। अबे ये क्या हो रहा है आज? लाइक दिस। ठीक, ऐसे इसे डिफाइन करना चाहता हूं। इसे मैं स्टैटिकली इनिशियलाइज नहीं करना चाहता। अब जब ये एक्स यहां पर यूज होगा तो यहां से पहले यहां पे पैदा होगा, और जैसे ये पैदा होगा इसमें डिफरेंट वैल्यू आ जाए और वो प्रिंट हो जाए। जब ये सेकंड क्लास से पैदा होगा तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। दैट्स इट। ये मैं चाहता हूं कि जब जब ये एक्स पैदा हो एवरी टाइम इट शुड हैव अ डिफरेंट वैल्यू। जबकि मेरे पिछले वाले एग्जांपल में जब जब ये पैदा होता था तो इसकी हमेशा सेम वैल्यू रहती थी। तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर्स, और मैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डायनामिकली इनिशियलाइज करना चाहता। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब हम ये काम कैसे करेंगे? रिक्वायरमेंट तो समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स डेटा मेंबर है, क्योंकि ये 10 क्लास के अंदर से पैदा होता है तो इसका मतलब इसके पैदा होते ही इसमें वैल्यू डालने का कोड भी हमें 10 क्लास में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी क्लासेस में तो ये एक्स सिर्फ यूज होता है। पैदा तो ये 10 क्लास के अंदर होगा। ठीक, और हम चाहते हैं इसके पैदा होते ही, पैदा होने के बाद नहीं, पैदा होते ही, वाइल क्रिएटिंग। आप जानते हैं इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वाइल क्रिएटिंग, नॉट आफ्टर क्रिएटिंग। आफ्टर क्रिएटिंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, और हमें करना है इनिशियलाइजेशन। ठीक, तो जैसे ही एक्स पैदा होगा इसके पैदा होते ही हमें उसमें हर बार डिफरेंट वैल्यू डालनी है। तो इसके पैदा होते ही हर बार इसमें डिफरेंट वैल्यू डालने का कोड भी हमें उसी क्लास में लिखना पड़ेगा जिस क्लास के अंदर से ये क्रिएट होगा। ठीक, चलो ये भी तय हुआ कि हमें 10 क्लास के अंदर ही वो कोड लिखना होगा जो इसके पैदा होते ही इसमें हर बार नई वैल्यू डालेगा। अब ये स्टैटिक डाटा मेंबर है, ये क्लास के लोडिंग टाइम पे पैदा होगा। इसका मतलब हमें अपनी क्लास में एक ऐसा ब्लॉक ढूंढना होगा, क्योंकि हमेशा स्टेटमेंट किसके अंदर से एग्जीक्यूट होते हैं? किसी ना किसी ब्लॉक के अंदर से। दैट मींस ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस एक्सेप्ट द क्लास ब्लॉक। तो हमें अपनी क्लास में एक ऐसा ब्लॉक चाहिए जो कि क्लास के लोडिंग टाइम पे एग्जीक्यूट होता हो। तो अगर हम उसमें जाके कोड लिख देंगे तो लोडिंग टाइम पे पहले एक्स पैदा होगा, फिर वो ब्लॉक चल जाएगा और वो इसमें डिफरेंट वैल्यू डाल देगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब जरा नजर डालते हैं हमारी क्लास में फिलहाल कौन कौन से ब्लॉक हैं। क्या उनमें से कोई भी ब्लॉक क्लास के लोडिंग टाइम पर एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है? लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, फिलहाल हमारे पास है फंक्शन का ब्लॉक। फंक्शन तो सारे ही क्लास लोड होने के बाद चलते हैं, इवन मेन फंक्शन भी क्लास के लोड होने के बाद ही चलता है। फिर आया बेटा हमारे पास कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक। कंस्ट्रक्टर भी क्लास के लोड होने के बाद चलेंगे, इवन मेन फंक्शन के चलने के बाद कंस्ट्रक्टर चलते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं इनिट ब्लॉक की, तो इनिट ब्लॉक इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब हमारे पास अभी तक कोई ऐसा ब्लॉक है ही नहीं जो क्लास के लोडिंग टाइम पे एग्जीक्यूट होता हो, जिसके अंदर हम एक्स के अंदर हर बार पैदा होने पर डिफरेंट वैल्यू डाल सकते। अब जब है ही नहीं तो फिर तो आप जानते हो
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो नहीं है तो फिर नया बनाते हैं। तो उन्होंने कहा हम एक नया ब्लॉक बनाते हैं और उसे क्लास के लोडिंग टाइम पे एग्जीक्यूट करवाएंगे, क्योंकि जैसी क्लास लोड होगी पहले डाटा मेंबर पैदा हो जाएगा, फिर वो ब्लॉक चल जाएगा और वो ब्लॉक उसमें एक डिफरेंट वैल्यू डाल देगा। ठीक, हमें एक नया ब्लॉक बनाना चाहिए। अब विदाउट नेम ब्लॉक तो पहले से ही था, दैट इज इनिट ब्लॉक। तो उन्होंने देखा हम इससे स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डायनेमिकली स्लाइस कर रहे हैं, तो क्यों ना इस ब्लॉक का नाम भी हम क्या रख दें, स्टैटिक ब्लॉक रख दें। ठीक, एक ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस और उसके ऊपर एक वर्ड कीवर्ड आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। ठीक, सो करते हैं जरा इसे। हम बनाते हैं अपनी इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, यहां हमने लिखा x इज इक्वल टू, लेट अस सपोज एक फंक्शन लिख दिया रीड इंट, जो कीबोर्ड से एक वैल्यू लेता है, फेक फंक्शन है, अभी मैं आपको एक्चुअल फंक्शन के थ्रू रन करके दिखाता हूं। और मैंने ये ब्लॉक बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक, अब ये क्लास बंद हो गई, चलो गुड। अब मैं क्लास टेम्प1 को एग्जीक्यूट कराता हूं, फिर से जेवीएम पहले मेन चलाता है, फिर एसओपी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और उसके अंदर से वो एनकाउंटर करता है टेम्प को। जैसी जेवीएम इस टेम्प क्लास को रीड करेगा, वो इमीडिएटली इस क्लास को मेमोरी में लोड करेगा। लोड होते ही पहले एक्स पैदा हो जाएगा और एक्स के पैदा होते ही क्या चला देगा, स्टैटिक ब्लॉक। यहाँ पर रीडिंग फंक्शन चलेगा, हमने कीबोर्ड से वैल्यू डाल दी 10 और वैल्यू आ गई इसके अंदर। और जब एक्स में 10 वैल्यू आ गई, जब ये स्टैटिक ब्लॉक फिनिश हो गया, तब जाके डॉट को एनकाउंटर करेगा और वो 10 प्रिंट कर देगा। फिर हमारी क्लास बंद हो जाएगी, क्लास के बंद होते ही मेन खत्म और सारी क्लासेस अनलोड हो जाएंगी। अब चलते हैं टेम्प2 के अंदर, वहां पर भी हमने मेन चलाया, जेवीएम ने मेन एग्जीक्यूट किया, फिर एसओपी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और उसके अंदर से एनकाउंटर किया फिर से टेम्प को। अभी टेम्प इतना हिस्सा रीड करेगा, फिर से क्लास मेमोरी में लोड होगी, लोडिंग टाइम पे फिर से एक्स पैदा हो जाएगा और एक्स के पैदा होते ही क्या चला देगा, स्टैटिक ब्लॉक, बिकॉज स्टैटिक ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एट क्लास लोडिंग टाइम। फिर से रीडिंग, और इस बार आपने कीबोर्ड से 20 एंटर कर दिया और एक्स में 20 आ गया। और जब ये डॉट लगा के इसको एक्सेस करेगा, तब तक इसमें 20 वैल्यू आ चुकी होगी। और दैट एग्जैक्टली वी वांटेड, कि जब जब ये एक्स पैदा हो, ये हर बार एक डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइज होना चाहिए। और आपके सामने देखें, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। ठीक, तो स्टैटिक ब्लॉक बनाया गया था स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डायनेमिकली इनिशियलाइज करने के लिए। अब क्योंकि स्टैटिक डाटा मेंबर क्लास के लोडिंग टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, तो इन्हें वो स्टेटमेंट जो इसके पैदा होते ही इसमें हर बार डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, वो क्लास के लोडिंग टाइम पे ही चलाने पड़ेंगे। अब क्लास के लोडिंग टाइम पे अगर वो स्टेटमेंट चलाने हैं, तो स्टेटमेंट हमें क्लास के किसी ना किसी ब्लॉक पे लिखने पड़ेंगे। तो फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा ब्लॉक था ही नहीं जो क्लास के लोडिंग टाइम पे एग्जीक्यूट होता हो, एंड दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड अ न्यू ब्लॉक, उसको नाम दिया स्टैटिक ब्लॉक। और उसके अंदर स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डायनेमिकली इनिशियलाइज करने का हमने कोड लिख दिया। अब जब जब आप इस डाटा मेंबर को कहीं भी एक्सेस करोगे, एवरी टाइम यू कैन गेट अ डिफरेंट वैल्यू। तो ये होता है मेन पर्पस स्टैटिक ब्लॉक का। ठीक, लेकिन कुछ लोग इसे टोटली डिफरेंट वे में पढ़ाते हैं। अब ध्यान से देखना वो लोग इसे कैसे पढ़ाते हैं। लेट अस सपोज मैंने अपनी इसी क्लास के अंदर, जिसमें मैंने स्टैटिक ब्लॉक बनाया है बेटे, मैंने मेन फंक्शन बना दिया बेटा और इसमें एक स्टेटमेंट दिया एसओपी, ठीक, और प्रिंट कराया हेलो। और ये क्लास हमने बंद कर दी। अब अगर मैं इस टेम्प क्लास को एग्जीक्यूट करता हूं ऐसे जावा टेम्प, तो आप जानते हैं फिर से क्लास मेमोरी में लोड होगी, क्लास लोडर, और फिर से एक्स भी पैदा होगा और लोडिंग टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक भी चल जाएगा। ठीक, और उसके चलने के बाद फिर मेन चलता है, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक तो क्लास के लोडिंग टाइम पे चलता है हमेशा, और मेन चलता है लोड होने के बाद। तो स्टैटिक ब्लॉक इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन फंक्शन। तो बस सब लोगों ने यही कह के स्टैटिक ब्लॉक को पढ़ाना शुरू कर दिया कि अगर आपको अपनी क्लास में मेन फंक्शन से पहले कोई टास्क परफॉर्म करानी हो, तो आप स्टैटिक ब्लॉक को यूज करो, जबकि ऐसा इसका कोई यूजेज ही नहीं है।
इसीलिए मैंने जानबूझकर इंटेंशनली ऐसा एग्जांपल लिया स्टैटिक ब्लॉक का, उस क्लास में मैंने मेन मेथड रखा ही नहीं. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द मेन फंक्शन. ये ब्लॉक तो क्लास के लोडिंग टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब चाहे क्लास कैसे भी लोड हो, और जावा में क्लास दो ही तरीके से लोड होगी. एक, जब आप उसे कहीं यूज करेंगे तब भी मेमोरी में आएगी, और एक आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे. हम जावा में क्लास के साथ दो ही काम करते हैं, ईदर वी एग्जीक्यूट इट और वी यूज इट. और इन बोथ केसेस फर्स्ट द क्लास शुड बी लोडेड इन अ मेमोरी. तभी आप इस क्लास को यूज भी कर पाएंगे या एग्जीक्यूट कर पाएंगे. और जैसी क्लास लोड होगी, जेवीएम तो स्टैटिक ब्लॉक चला देगा. उससे इससे कोई मतलब नहीं है कि क्लास एग्जीक्यूशन के टाइम पे लोड हो रही है या वो यूजिंग के टाइम पे लोड हो रही है. उसे तो लोड होने से मतलब है. अगर क्लास मेमोरी में लोड होती है तो वो स्टैटिक ब्लॉक चला देता है. इसीलिए सब लोग इससे कुछ ऐसा कह के पढ़ाते हैं कि अपनी क्लास में अगर आपने मेन से पहले कोई टास्क परफॉर्म करनी हो, then always use static block, which is totally wrong. जो गलत है. इसलिए मैंने जानबूझ के स्टैटिक ब्लॉक का एग्जांपल लिखा उस क्लास में जिसमें मैंने स्टैटिक ब्लॉक रखा था, उसमें मेन बनाया ही नहीं. ठीक है साहब, बात समझ में आती है सबको अच्छे से. तो ये हमारा यूजेज होता है किसका? स्टैटिक ब्लॉक का. ठीक. अब स्टैटिक ब्लॉक के ऊपर आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा. ध्यान से सुनना. क्वेश्चन क्या है? कैन यू एग्जीक्यूट एनी क्लास ऑफ जावा विदाउट अ मेन फंक्शन. और एग्जीक्यूट का मतलब है क्लास के किसी भी स्टेटमेंट को चला देना विदाउट मेकिंग अ मेन फंक्शन. तो आई रिपीट, कैन यू एग्जीक्यूट एनी क्लास ऑफ जावा विदाउट अ मेन फंक्शन. बोलो बच्चों, क्या आंसर देना चाहोगे? क्या आप किसी क्लास को जावा की एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना कोई मेन फंक्शन बनाए? नहीं सर. जितने लोग हैं अपने नाम के साथ साथ प्लीज आईडी भी लिखिए. अभी एक स्टूपिड साहब बैठे हुए थे, हा 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 करके बैठे हुए थे वो. यस सर. है ना? सर. अब ये आप ही में से किसी ने अपने दोस्त को नंबर आईडी दिया होगा. बेटा आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? मेरी समझ में नहीं आता. व्हाई यू डू अ चीटिंग? क्योंकि आपका आईडी आपके अलावा किसी और के पास नहीं है. आप क्यों करते हैं बेईमानी मेरे बच्चों? प्लीज डोंट डू दिस. प्लीज जिन जिन के आईडी है इनके सामने नाम नहीं है तो मैं इन्हें रिमूव कर दूंगा. नाम और आईडी दोनों लिखिए अच्छे से, so that we can recognize you. चलिए अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. क्या आप जावा की किसी क्लास को एग्जीक्यूट करा सकते हैं विदाउट अ मेन फंक्शन? नहीं सर. नो सर सर स्टैटिक के थ्रू करा देंगे, आपने बताया. मैंने कहा क्लास में मेन फंक्शन नहीं होना चाहिए बेटा. मेक इट क्लियर. नो सर, नो सर, नहीं करा सकते. चलिए साहब, ये काम हम करा सकते थे टिल जेडीके 1.6. ठीक. जेडीके 1.6 तक हम जावा की किसी भी क्लास को एग्जीक्यूट करा सकते थे विदाउट अ मेन फंक्शन. लाइक ये देखिए, मैं फिलहाल अपने इस यहाँ पे डिलीट कर देता हूं. नाउ दिस क्लास इज नॉट हैविंग अ मेन फंक्शन. अब अगर मैं इस क्लास को कंपाइल करके जावा के सामने टेम्प लिखता हूं तो पहले जेवीएम आप जानते हैं इस क्लास को लोड करेगा, और लोड होते ही स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा, और इसमें अगर मैं लिख दूं एसओपी हेलो तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है.
और उसके बाद क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक तो क्लास के लोडिंग टाइम पे चल गया, उसके बाद जेवीएम सर्च करता है क्लास में मेन मेथड है या नहीं। अब वो एरर देगा कि हाँ भाई इसमें तो मेन है नहीं, और ये एरर देके बंद कर देगा। एंड इट वाज अ बग इन जावा, इट वाज अ बग इन जावा। यस, ये जावा में बग था जो हटा दिया गया जेडीके 1.7 से, जो कि हटा दिया गया है जेडीके 1.7 से। ठीक है, बात समझ में आती है। अब जेडीके 7 ऑनवर्ड से कभी भी आप जावा की कोई भी क्लास एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक उसमें मेन मेथड नहीं होगा। सो अगर आपने जेडीके 7 में अपना प्रोग्राम बनाया है और आपने केवल उसमें स्टैटिक ब्लॉक बनाया है, तो अब ये स्टैटिक ब्लॉक केवल क्लास के यूजिंग टाइम पे चलेगा, ये एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं चलेगा। बार बार याद रखना, मैं दो ही वर्ड यूज करूंगा, एक यूजिंग टाइम और एक एग्जीक्यूशन टाइम, एक यूजिंग टाइम और एक एग्जीक्यूशन टाइम। मेक इट क्लियर, ठीक है। तो क्योंकि आपकी क्लास में राइट नाउ मेन मेथड नहीं है, तो जब भी ये क्लास कहीं यूज होगी तो ये मेमोरी में लोड होगी, लोड होगी तो स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे एग्जीक्यूशन टाइम पे चलाएंगे तो इट मस्ट बी हैविंग अ मेन फंक्शन, क्योंकि आप जावा की किसी भी क्लास को तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक उसमें मेन नहीं होगा फ्रॉम जेडीके 1.7 ऑनवर्ड्स। 6 तक क्या होता था, क्लास लोडिंग अगर आपने मेन नहीं बनाया है तो केवल स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, तो जैसे आप जावा के सामने अपनी क्लास का नाम लिखते थे, आपका क्लास लोडर इस क्लास को मेमोरी में लोड करता था और लोडिंग टाइम पे ही आपका स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता था, उसके सारे स्टेटमेंट चल जाते थे और लास्ट में जाके वो एरर देता था मेन नॉट फाउंड। इसी वजह से वो लोग ये क्वेश्चन पुट अप करते थे कि यार हमें मेन की जरूरत ही क्या है, अगर हम मेन वाला सारा कोड स्टैटिक ब्लॉक में लिख दें और फिर इस क्लास को एग्जीक्यूट करें तो वो तो सारा कोड चल जाता है, उसके बाद एक छोटी सी एरर देखी तो बंद होता है, लेकिन उससे हमें कोई नुकसान नहीं था। फिर हम कहते थे सर एटलीस्ट एरर तो देगा, तो फिर वो लोग क्या करते थे, स्टैटिक ब्लॉक की आखिरी लाइन में जावा का एक एग्जिट फंक्शन कॉल करते थे, तो प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाता था, वो मेन तक भी नहीं जाता था। तो अब वो मेन वाली एरर भी नहीं आती थी, जो मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। गॉट इट? तो फिर प्रॉब्लम आ जाती थी यार अब आंसर कैसे दें। ठीक, तो ये प्रॉब्लम थी और इसका कोई आंसर ही नहीं था। लेकिन अब जेडीके 7 से ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो एक छोटा सा रूल लिख लो, फ्रॉम जेडीके 1.7 ऑनवर्ड्स from JDK 1.7 onwards, you cannot execute any class of Java you cannot execute any class of Java without a main function. ठीक, अब जावा में आप किसी भी क्लास को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं बिना किसी मेन फंक्शन के। चलिए पहले अब आपको मैं इतना हिस्सा रन करके दिखाता हूं, फिर एक और शानदार चीज इसी स्टैटिक ब्लॉक में आपके साथ डिस्कस करूं। सी, हमने अपनी क्लास बनाई स्टैटिक सी नाम से, इसके अंदर एक स्टैटिक आइटम मेंबर ले लिया एस और ये रहा स्टैटिक ब्लॉक। और जैसे ये ब्लॉक चलेगा ये मैसेज प्रिंट होगा। फिर मैंने ये छोटी सी लाइन लिखी है, टू एक्सेप्ट अ सिंगल इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड।
समझ लो स्कैनफ परसेंट डी के ये इक्विवेलेंट है, बट अभी आप मुझसे नहीं पूछना कि ये मैंने कॉम्बो कैसे बनाया है, ये मैं आगे चल के आपको बड़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट चलेगा बेटे, आप कीबोर्ड से एक इंटीजर वैल्यू आएगी और वो सेक्स में असाइन हो जाएगी, दैट्स इट। अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया बेटे स्कैनर क्या है, ये सब क्या लिखा हुआ है, तो डोंट यू वरी अबाउट इट। सिर्फ आप कुछ समय के लिए इसे जरा सा याद कर लीजिए कि बस ये एक तरीका है जावा में कीबोर्ड से एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करने का, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब हमने एक अनदर क्लास बनाई बेटे। अब जैसे मैं स्टैटिक टेस्ट 1 क्लास को एग्जीक्यूट करूंगा, इसका मेन मेथड चलेगा और ये लाइन प्रिंट होगी। इससे साबित होगा कि स्टैटिक टेस्ट 1 का मेन मेथड एग्जीक्यूट हो गया है और उसके अंदर जैसी एसओपी स्टेटमेंट चलेगा बेटा, यहां से वो इस क्लास स्टैटिक सी को एनकाउंटर करेगा। अब इससे इतना हिस्सा रीड करेगा, इमीडिएटली इस क्लास को मेमोरी में लोड करेगा, फिर ये एक्स पैदा होगा, एक्स के पैदा होते ही स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा, ये लाइन आ जाएगी और फिर कीबोर्ड से एक वैल्यू एक्स में आ जाएगी। जब ये क्लास पूरी तरह से लोड हो जाएगी, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन इट विल गिव यू विल कम बैक हियर और तब एक्स को प्रिंट करेगा और आपने जो वैल्यू एंटर की होगी प्रिंट हो जाएगी। फिर ये प्रिंट होगा आफ्टर स्टैटिक ब्लॉक फ्रॉम स्टैटिक टेस्ट और वापस आ जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, स्टैटिक ब्लॉक को चला के वापस यहाँ आएगा, एंड दैट्स इट। अब अगर मैं इसी फंक्शन में दोबारा से ये लाइन लिख देता हूं लाइक दिस, कुछ इस तरह से बेटे, तो भी वही पुरानी वैल्यू आएगी क्योंकि क्लास अपनी लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मेमोरी में लोड होती है और एक ही बार मेमोरी में लोड होगी तो स्टैटिक ब्लॉक भी क्लास की लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मेमोरी में चलता है, दैट्स इट। वो बार बार नहीं चलता है, तो कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जब जब आप स्टैटिक मेंबर को बार बार एक्सेस करोगे उसी को तो वो बार बार लोड होती है, नहीं। ये क्लास एक बार लोड हो गई, स्टैटिक ब्लॉक चल गया, उसमें रिलेटेड सपोज आपने 10 वैल्यू एंटर की थी, 10 आ गई, तो यहाँ पे भी अब 10 ही आएगा। बार बार क्लास लोड नहीं होती, क्लास अपनी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार लोड होती है, ठीक है। सिमिलरली जब ये क्लास बंद हो जाएगा ये प्रोग्राम, तो सारी क्लासेस अनलोड हो जाएंगी। फिर हम यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर हम स्टैटिक टेस्ट 2 को चलाएंगे अच्छे से। फिर पहले ये मैसेज प्रिंट होगा मेन फ्रॉम स्टैटिक टेस्ट 2, फिर इतना हिस्सा एनकाउंटर करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, इस क्लास को लोड करेगा, एक्स पैदा होगा, फिर स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट होगा और फिर से आप कीबोर्ड से डिफरेंट डालेंगे, लेट अस सपोज 20, तो वो 20 एक्स में आ जाएगा, देन विल कम बैक हियर और तब वो इस डॉट को एनकाउंटर करके इसमें 20 को प्रिंट कर देगा और फिर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आप देख रहे हैं मैं सिर्फ क्लास का नाम यहाँ पे स्टैटिक नंबर एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो डॉट को इंटरप्रेट करने से पहले ही मेमोरी में जाएगा, वहां पे क्लास को एग्जीक्यूट करेगा, स्टैटिक ब्लॉक चलाएगा, वैल्यू लेगा एंड देन उसे प्रिंट करेगा। ठीक है, चलो इसे रन करके देखते हैं। हमने इसे कंपाइल किया, जावा चलाना टेस्ट 1 है हमने। सबसे पहले स्टैटिक टेस्ट 1 का मेन चला और उसके बाद वहां से एसओपी चला और जैसे उसने स्टैटिक सी क्लास को एनकाउंटर किया, पहुंच गया ना उस क्लास के अंदर, चल गया स्टैटिक ब्लॉक और ये नेक्स्ट इंट मेथड पे आके रुक गया एंड वेटिंग फॉर सम इंटीजर वैल्यू। मैंने एंटर किया 100, अब जैसे मैं एंटर मारूंगा ये 100 एक्स में आएगा, तो ये वापस स्टैटिक टेस्ट 1 में आएगा, डॉट को यूज करेगा और एक्स को प्रिंट करा देगा और फिर इसका आफ्टर मेन भी प्रिंट होगा आफ्टर स्टैटिक ब्लॉक। अब सिमिलरली अगर मैं 2 चला दूं, क्योंकि अब क्लास बंद हो गई है, सारी अनलोड हो गई है, तो ये दोबारा पैदा होगी। आप देखो मेन किसका चला, स्टैटिक टेस्ट 2 का, वहां से फिर एसओपी स्टेटमेंट चला, उसके अंदर से फिर स्टैटिक सी को एनकाउंटर किया, फिर ऊपर गया, वहां से स्टैटिक ब्लॉक को चलाया, अब अगेन वेटिंग फॉर अनदर वैल्यू, तो अब ये एक्स दोबारा पैदा हो रहा है, तो अब मैं इसमें डिफरेंट वैल्यू डाल सकता हूं। वापस आ गया नीचे वाली क्लास में और 200 प्रिंट कर, और यही एग्जैक्टली हम चाहते थे कि जब जब ये पैदा हो स्टैटिक डाटा मेंबर, एवरी टाइम इट शुड हैव अ डिफरेंट वैल्यू।
आ गई हमारी बात समझ में। तो स्टैटिक डाटा मेंबर का स्टैटिक ब्लॉक का मेन पर्पस होता है आपकी क्लास के स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डायनेमिकली इनिशियलाइज करना। ठीक, अब मैं आपको इसका एक और यूजेस दिखाता हूं। फिलहाल ये देखो, हमने एक स्टैटिक ब्लॉक लिया है, इसमें स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट करा दिया। इस क्लास में कोई मेन फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल स्टैटिक ब्लॉक है। अब अगर मैं इस क्लास को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये एग्जीक्यूशन टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक नहीं चलाएगा, क्योंकि मैंने पाथ सेट किया हुआ है 14 का। जावा 14, और ये तो जावा 7 से ही आ गया था कि अब नो क्लास कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट अ मेन फंक्शन। हाँ, अब ये स्टैटिक ब्लॉक अगर सी क्लास को कहीं यूज करेंगे तो चल जाएगा लोडिंग टाइम पे, लेकिन ये एग्जीक्यूशन टाइम पे तभी चलेगा जब इसमें मेन होगा। गॉट इट? चलो इसे कंपाइल करके रन करके देखते हैं। सिंपली मेन की एरर दे देगा हमें, बट इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आ गया मेन मेथड नॉट फाउंड, दैट्स इट। बट कोई स्टैटिक ब्लॉक नहीं चला। बट इसमें भी इन्होंने एक अजीबोगरीब रूल हमें दिया जो मेरी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों किया। फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी तक इसका क्यों मुझे नहीं पता लगा। आप देख सकते हैं रूल आया था कि जेडीके 1.7 से आप किसी भी क्लास को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें मेन नहीं होगा। और आप देख भी रहे हैं स्टैटिक ब्लॉक है, मगर उसके बावजूद भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा क्योंकि उसमें मेन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें मेन बना दूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा और फिर मेन चल जाएगा। ये देखिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये तो लोडिंग टाइम पे चलेगा और एग्जीक्यूशन टाइम पे भी क्लास लोड होगी जरूर। तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा और मेन आ जाएगा, सब कुछ ठीक है। नाउ सी, मैं इसे अगेन कंपाइल करता हूं और एग्जीक्यूट कराता हूं। तो स्टैटिक ब्लॉक भी चला, मेन भी चला। अब मैं वापस मेन फंक्शन को कमेंट बनाता हूं। अब मेन नहीं है तो स्टैटिक ब्लॉक भी नहीं चलना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर से कंपाइल करते हैं। कोई स्टैटिक ब्लॉक की आउटपुट नहीं है, सिंपल मेन की एरर हमें आ जाती है। बट अब देखो, मैंने कहा डेल स्टार डॉट क्लास, मैंने यहां से सारी डॉट क्लास फाइल उड़ा दी है। I सेड स्टार डॉट क्लास, चेक कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी फिलहाल डॉट क्लास फाइल इस फोल्डर में नहीं है। अब मैंने आपको ये भी सिखाया था जावा के इंस्टॉलेशन टाइम पे जेडीके 1.11 से अब आप सीधी डॉट जावा फाइल को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इफ इट इज हैविंग अ मेन मेथड। तो मैंने वही तरीका यहाँ पे अपनाया। आई सेड जावा सी डॉट जावा, इसमें मेन तो है ही नहीं, मेन नहीं है तो स्टैटिक ब्लॉक कायदे में नहीं चलना चाहिए। बट चल गया, उसके बाद मेन की एरर आई। मतलब कहानी में ट्विस्ट है। अगर आप डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करते हो विदाउट अ मेन फंक्शन तो स्टैटिक ब्लॉक नहीं चलता, वो कहता है मेन होगा तो स्टैटिक चलाऊंगा। लेकिन अगर आप डॉट जावा को एग्जीक्यूट करते हो केवल स्टैटिक ब्लॉक के साथ तो स्टैटिक ब्लॉक चल रहा है। ये किसी को भी नहीं मालूम, बहुत ही शानदार चीज है। मगर उठ पटांग सी कहानी है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है, बट ऐसा होता है। इट इज हैपनिंग कि अगर आप डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करोगे विद ओनली स्टैटिक ब्लॉक तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, उसके लिए मेन चाहिए। बट अगर आप डॉट जावा को एग्जीक्यूट कर देते हो, गॉट इट, विद स्टैटिक ब्लॉक ओनली, तो ये चल जाता है और मेन की एरर भी आपको दे देता है। अभी हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। लेकिन अगर मैं यही प्रोग्राम जेडीके 1.6 में चलाऊंगा फिर तो वो हमेशा स्टैटिक ब्लॉक चलाएगा चाहे उसमें मेन हो या ना हो। ठीक, अब मैं आपको जेडीके 6 का पाथ सेट करके दिखाता हूँ। पाथ इज इक्वल टू ये देखिए, हमने जेडीके 6 के बिल फोल्डर का पाथ सेट कर। तो अब हम अगर लिखें जावा हाइफन
पता लग जाएगा कौन सा वर्जन है. It shows JDK 1.6. Okay. Now compile this again, and it is not having a main method. Got it? कोई main नहीं है. But 6 में तो ये बड़ी आसानी से execute होता था. Let's compile it in a 6. ठीक है. अब इस क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे, स्टैटिक ब्लॉक चलेगा और फिर मेन की एरर आ जाएगी. चल गया नहीं फर्स्ट क्लास. इवन अगर मैं स्टैटिक ब्लॉक में जाके एक सिस्टम क्लास का स्टैटिक मेथड है अगर उसे कॉल कर दूं एग्जिट 0, ठीक है, तो ये इमीडिएटली हमारे जेवीएम को टर्मिनेट कर देता है, तो वो मेन तक जाएगा ही नहीं. इवन अब मेन की एरर भी नहीं आएगी, सिर्फ प्यार से स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट हो जाता है. तो अगर मैं मेन मेथड वाले सारा कोड स्टैटिक ब्लॉक में लिख दूं और लास्ट में सिस्टम डॉट एग्जिट 0 दे दूं तो इट विल वर्क लाइक अ मेन फंक्शन. और यही वो हमसे कहते थे फिर स्टैट फॉर मेन फंक्शन की जरूरत क्या है, मेन वाला सारा कोड तो हम स्टैटिक ब्लॉक में लिख सकते हैं. और ये बग था जाए. ठीक, अब देखो मेन की एरर भी नहीं आएगी और स्टैटिक ब्लॉक भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है. कंपाइल करते हैं आगे नहीं आ गया. इसका मतलब तो मेन वाला सारा काम इसमें किया जा सकता था जेडीके 1.6 तक. बट 7 से मेन होना जरूरी है, बट डॉट क्लास के लिए. 11 से जब आप डॉट जावा चलाते हो तो ये स्टैटिक ब्लॉक चला देता है, भले ही उसमें मेन हो या ना हो. थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है. तो वैसे तो अब ये क्वेश्चन बनता ही नहीं कि कैन यू एग्जीक्यूट ऑफ एनी क्लास जावा. तो जेडीके 7 से 11 तक तो बनता नहीं था, लेकिन 11 के आने पर फिर से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अब डॉट जावा से विदाउट मेन चलाया जा सकता है. स्टैटिक ब्लॉक यानी कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराए जा सकते हैं, यानी कि क्लास को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है बिना मेन के जेडीके 11 ऑनवर्ड्स, जबकि डॉट क्लास फाइल में थ्रू नहीं करा सकते. ठीक, चलो अब मैं आपको एक और शानदार चीज इसमें सिखाता हूं, फिर इसके सारे पॉइंट्स लिखवा देंगे. ये प्रोग्राम आपको नोट डाउन करा दूंगा. सी, हमने क्लास बनाई 10, उसके अंदर स्टैटिक एक वेरिएबल डिफाइन किया, बट इस बार ये रेफरेंस वेरिएबल है, किसी अदर क्लास का वेरिएबल है. सिर्फ वेरिएबल डिफाइन किया और ये क्लास के लोडिंग टाइम पे बकायदा पैदा होगा. लेकिन अभी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास का इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल पैदा होगा और 4 बाइट ले लेगा. मैंने आपको सिखाया था. और फिर इसमें एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया जहां पर मैंने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस डी में डाला है. ये रही मेरी डेमो क्लास. इसमें एक मेथड है जिसमें इसी टाइप का आर्गुमेंट है जो इसे प्रिंट कर देगा. फिर ये मैंने तीसरी क्लास बनाई, क्लास temp1. इसमें बनाया मेन. अब मैं इस temp1 क्लास को एग्जीक्यूट कराता हूं और मैंने इसमें लिखा temp.d.show. तो जैसे ही जेवीएम इस temp क्लास को एनकाउंटर करेगा, सिर्फ temp क्लास को, वो सबसे पहले इसे मेमोरी में लोड करेगा. इसके लोड होते ही डी पैदा हो जाएगा. स्टैटिक डाटा मेंबर है, वेरिएबल है, पैदा हो गया. उसने 4 बाइट ले ली मगर उसमें रेफरेंस आईडी अभी नहीं आया. फिर इसी क्लास का स्टैटिक ब्लॉक चलेगा जिससे ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो रेफरेंस इस डी में आ जाएगा. तो ऑब्जेक्ट पैदा भी हो गया और डी में रेफरेंस आ गया. ठीक है, अब temp क्लास डॉट को एनकाउंटर करेगा तो डी पैदा हो चुका था. अब डी में क्योंकि डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट है तो फिर आप उसका मेथड चला सकते हो. हमने ये शो चला दिया और इसमें 10 पास कर दिया और ये बढ़िया तरीके से 10 प्रिंट कर देगा. गॉट इट? अब ये मैंने अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन क्यों बनाया, temp.d.show. ये कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए बनाया कि आपको ये कॉम्बिनेशन समझा सकूं, लाइक दिस system.out.println. ऐसा ही डिट्टो मैंने बना के दिखाया temp.d.show. तो मैं इसकी इंटरनल वर्किंग समझाना चाहता हूं कि हाउ दिस कॉम्बो इज मेड. इसलिए मैंने उसके जैसा एक कॉम्बिनेशन आपको पहले बना के दिखाया सो दैट आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकें. तो अब जरा इन दोनों को मैच कर लेते हैं. यहाँ पे temp क्या है, एक क्लास है, बिल्कुल क्लास है. तो हमारी सिस्टम भी क्या, एक क्लास है, हमने बना दिया. डी क्या है, उसके अंदर का एक स्टैटिक डाटा मेंबर है और किसी अदर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल. सिमिलरली आउट भी temp सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक डाटा मेंबर है और एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है अदर क्लास का. बिल्कुल मैचिंग. फिर शो क्या है, उस डेमो क्लास का मेथड, अदर क्लास का मेथड. सिमिलरली println भी क्या है, एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ही मेथड है.
तो ये जावा की प्रिंट स्ट्रीम क्लास होती है। और प्रिंटर फिर उसके अंदर मेथड है, जैसे यहाँ पे शो है, उसमें एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट जाता है। गॉट इट? नाउ आप जैसे ही लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, तो सबसे पहले जेवीएम इस सिस्टम को एनकाउंटर करता है और ये क्लास मेमोरी में लोड होती है। लोड होते ही इसका स्टैटिक डाटा मेंबर आउट पैदा हो गया, जो कि किसी अदर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल था, और इसके पैदा होते फिर स्टैटिक ब्लॉक चला। यहां कहीं एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ये मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको आईओ पढ़ाऊंगा। और इसमें प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया, तो आउट पैदा हो चुका है, इसमें रेफरेंस आ चुका है। बट ये मैंने अभी लिख के दिखाया है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में क्रिएट होगा, जो मैं आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ कॉम्बो समझा रहा हूं। और जब ये आउट पैदा हो गया है तो फिर तो डॉट लगा के इसे एक्सेस कर सकते हैं आप, क्योंकि आउट में प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस है, तो फिर वो उसके मेथड को चला देता है प्रिंटलन 10, और यहाँ पे प्रिंट स्ट्रीम क्लास ने इस एक्स को प्रिंट करने का कोड लिखा हुआ है। ऐसे बनता है आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का कॉम्बो। तो सिस्टम एक क्लास, जैसी जेवीएम इस सिस्टम को एनकाउंटर करेगा वो इस क्लास को लोड करता है। लोड होते ही आउट, क्योंकि इसके अंदर का स्टैटिक डाटा मेंबर है, वो इमीडिएटली पैदा हो जाता है, क्योंकि वो अदर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल भी है, तो उस क्लास का इसमें ऑब्जेक्ट डाला जाता है। उसके पैदा होते ही सिस्टम क्लास में भी एक स्टैटिक ब्लॉक होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जो आउट के अंदर प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डाल देता है, रेफरेंस डाल देता है, और तब कहीं जाके वो डॉट को एनकाउंटर करता है। तब तक तो आउट पैदा हो चुका था, आप यूज कर सकते हो। और आउट में क्योंकि प्रिंट स्ट्रीम का रेफरेंस है, तो फिर उसका मेथड भी चलाया जा सकता है, जैसे हमने चलाया। अब आई कहानी समझ में कि ये कॉम्बो कैसे बनता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, हाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉम्बिनेशन इज मेड। ये क्वेश्चन लिखो। हाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉम्बिनेशन इज मेड। इसके आंसर में लिखो, सिस्टम ऐसे, सिस्टम इसके आगे एरो बनाओ और लिखो इट इज अ क्लास फिर नेक्स्ट टाइम भी लिखो आउट, उसके सामने लिखो जो मैं बोल रहा हूं, लिखो आउट इज द स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ सिस्टम क्लास, या इसके सामने लिख रहे ऐसे, इट इज अ डाटा मेंबर ऑफ अ सिस्टम क्लास, इट इज अ स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ सिस्टम क्लास, इट इज अ स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ सिस्टम क्लास and a reference variable of a print stream class. And a reference variable of a print stream class. और प्रिंटलन के सामने लिखो it is a method of a print stream class.
It is a method of a print stream class. ठीक, अब ये आकाश नाम से दो लोगों ने लॉगिन किया हुआ है। क्या दो लोग हैं आकाश नाम से? जरा दोनों बोलिए। एक AAKSH है और एक AKSH है। आकाश, प्लीज बोलिए दोनों में से कोई, अदरवाइज मैं दोनों को रिमूव कर दूंगा। आकाश, आप में से कोई भी आकाश नहीं बोल रहा है, मैं आप दोनों को रिमूव कर दूंगा। इसका मतलब ये, और ये एहसास कौन है? 19 का एडमिशन। यार ये सब फेक लग रहे हैं मुझे। नहीं सर, मेरा जेन्युइन एहसास। ये आकाश कौन है? 27090। और देखो एक आकाश गायब हो गया, AA वाला गायब हो गया शायद। नहीं, दोनों हैं। आकाश, आप प्लीज बोलिए। पकड़े गए। ये तो बोल ही नहीं रहे हैं। पकड़े गए तो जा भी तो नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इन्हें रिमूव कर देते हैं बेटे। दोनों बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही फेक हैं। आकाश, प्लीज बोलिए AAKSH जिसने इस नाम से लॉगिन किया हुआ है। दोनों हैं, एक 27090 से है और एक AAKSH है। प्लीज आप बोलते क्यों नहीं है? दोनों में से बोलिए आप कौन है? सर मैं तो आकाश जो आईडी डला वो है, मैं 90 वाला हूँ सर। आपका पुराना एडमिशन है बेटा? यस सर, पुराना एडमिशन है। अब इस बैच में कैसे आए हो? सर मेरा ये रह गया था सर, इसलिए आ गया। किससे पूछ के आए? किससे पूछ के आए? नितिन सर से मैंने बात करी थी तो उन्होंने भेजा था मुझे आईडी। चलो ठीक है। और ये AAKSH कौन है? सर इसकी नहीं मुझे पता। AAKSH आकाश, प्लीज बोलिए। तो आप इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे थे फिर आकाश? सर मैं दूसरे वालों को समझ रहा था कि उससे कह रहे हैं, मेरी तो आईडी डल ली है ना, इसलिए मैंने नहीं बोला। तो दूसरा वाला कोई बोलने को ही तैयार नहीं है AAKSH। सर लेकिन मैंने देखा था इसको कि काफी दिनों से है ये बैच में, लेकिन बोल नहीं रहा, इसकी नहीं पता मुझे। चलो मैं फिर सर्च कराता हूँ अभी। चलिए आप इसे बेटे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हाँ बोलो, बिल्कुल पूछो। बिल्कुल सही, एग्जीक्यूट होता है। हाँ ये तो एक ब्लॉक है ना, फिर तो जैसे ये स्टेटमेंट चले गए तो उसके बाद तो एग्जीक्यूशन टाइम शुरू हो गया। जैसी क्लास लोड हुई उसने स्टैटिक ब्लॉक चला दिया, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जैसी स्टेटमेंट चलने लगे तो रन टाइम शुरू हो गया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाते हैं इसका मतलब रन टाइम शुरू हो जाता है बेटा। सर जैसे हमने जो हमारे क्लास 10 पे है बोलो बेटा। उसमें जिससे हमने लिखा है स्टैटिक डेमो डी, और उसके बाद हमने स्टैटिक ब्लॉक में जाके करा है डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो। बिल्कुल तो सही। जब तक स्टैटिक मतलब ये न्यू डेमो वाली स्टेटमेंट नहीं आई है तब तक डी का क्या हुआ है? ये पैदा हो चुका है ना, इट्स अ वेरिएबल बेटा। इसने 4 बाइट ले ली, इसमें रेफरेंस आईडी आना था बट वेरिएबल पैदा हो गया क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना तो इसमें रेफरेंस वेरिएबल, इसमें सिर्फ ये वेरिएबल पैदा हो गया और डिफॉल्ट इसमें वैल्यू नल आ गई। अच्छा नल आ गई, ठीक है सर।
रेफरेंस वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू क्या आती है बेटा? याद है ना, मैंने पढ़ाया था डेटा टाइप पढ़ाते वक्त कि जितने भी क्लास लेवल वेरिएबल्स होते हैं वो पैदा होते हैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ जी सर। डन हो गया कॉपी? नो सर। हो गया सर। कर दे क्लोज? जी। यस सर। ये भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ बेटा। नाउ सी क्लास 10 डेमो डी, और देखो जैसे स्टैटिक ब्लॉक चलेगा लिखा हुआ है स्टैटिक ब्लॉक फ्रॉम 10। फिर हमने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस भी डाल दिया। फिर ये डेमो क्लास, ये रहा इसका शो मेथड। फिर हमारी टेम्प क्लास, और जैसे हम यहाँ लिखेंगे इस टेम्प वन को चलाएंगे तो लिखा आएगा मेन फ्रॉम टेम्प वन। फिर इतने हिस्से को एनकाउंटर करेगा और सीधा जाएगा इस क्लास को लोड करने। लोड होते ही ये डी पैदा होगा पहले, उसके बाद इसका स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, ये मैसेज आएगा, फिर रेफरेंस आ जाएगा, और जब डी में रेफरेंस आएगा देन इट विल कम बैक, तब डॉट डी डॉट शो को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ठीक। पहले मेन चला टेम्प का, और फिर देखो ये ऑटोमेटिकली टेम्प क्लास में पहुंच गया ना, स्टैटिक ब्लॉक फ्रॉम टेम्प, और फिर वहां डी पैदा करके फिर स्टैटिक ब्लॉक चलाया जिससे डेमो क्लास का रेफरेंस डी में आ गया, और फिर नीचे आके वापस शो को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक, अब आपके तीनों प्रोग्राम कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसके रूल्स लिखवा देता हूँ।
सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए प्लीज। हो गया सर। कर दो क्लोज। यस सर।
हुए सर। कर दो क्लोज। हाँ जी सर। इसका करो।
सारे क्लोज हो गया? जी सर। अब लिखो स्टैटिक ब्लॉक से रिलेटेड रूल। पहला रूल लिखो, static block is used static block is used to initialize the static block is used to initialize the static data member dynamically. Static block is used to initialize the static data member dynamically. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, static block is always executed static block is always executed at class loading time. Static block is always executed at class loading time. तीसरा पॉइंट लिखो, it is always executed only once it is always executed only once in the life cycle of a class. ठीक, क्योंकि ये क्लास की लाइफ साइकिल में केवल और केवल एक ही बार चलता है, तो ऐसा कोई टास्क जो आप क्लास की लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, तो उसका कोड भी आप इस स्टैटिक ब्लॉक में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जनरली हम डाटाबेस कनेक्शन पूरे एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही बार बनाते हैं और फिर उसी कनेक्शन को रीयूज करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे क्यों ना डाटाबेस कनेक्शन बनाने का कोड भी हम एक ही बार क्लास के स्टैटिक ब्लॉक में लिख दें। तो जैसे ही क्लास मेमोरी में लोड होगी, स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा और कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा और हम उसे पूरे प्रोग्राम में रीयूज करते रहेंगे, क्योंकि हमने एक कनेक्शन बार बार तो बनाना नहीं। तो ऐसा ही कोई काम जो आप क्लास की लाइफ साइकिल में केवल एक बार करना चाहते हो, तो वो भी आप स्टैटिक ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। तो ये रूल भी लिख लो, इफ एनी टास्क यू वांट टू परफॉर्म if any task you want to perform only once into the life cycle of a class,
then also use static block. Then also use static block. ठीक, सो ये कहानी थी हमारी स्टैटिक ब्लॉक की। अब हम शुरू करेंगे ऊप्स का अनदर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट, इनहेरिटेंस। ठीक, चलिए फिलहाल टाइम हो गया है, तो मंडे डिस्कशन करेंगे इस इनहेरिटेंस की। ठीक है, चलिए सी यू ऑन मंडे। सर जी बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay.